Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is rheumatoid arthritis pharmacology. Rheumatoid arthritis autoimmune disorder है जिसके अंदर एंटीबॉडीज जॉइंट के साइनोवियल सेल्स के ऊपर बैकफायर करना शुरू कर देती है। एंटीबॉडीज जॉइंट्स के सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी जिसकी वजह से आपको जॉइंट्स के ऊपर लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, तो उसको बोलती है rheumatoid arthritis। तो rheumatoid arthritis को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? rheumatoid arthritis के इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर हम एनसेड यूज़ करते हैं, लेकिन आपको डोज बढ़ानी पड़ती है। लेकिन जब जैसे ही डोज को बढ़ा देते हो तो एनसेड के एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब एनसेड यूज़ करती हो तो फिर एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसकी वजह से एडिमा और स्वेलिंग तो कम हो जाती है, लेकिन इनका डिजीज़ के कोर्स के ऊपर या बोन की डिटोरिएशन के ऊपर कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो असल में जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन होती है, वो कोर्स होती है, वो इम्यूनोलॉजिकल होती है। तो आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चाहिए, ना कि एनसेड, क्योंकि एनसेड सिर्फ सिम्पटम को ठीक कर देगी, एडिमा और पेन को मिनिमाइज़ कर देगी, लेकिन ये डिजीज़ के कोर्स को या बोन डिटोरिएशन को मिनिमाइज़ नहीं कर सकती। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जो डिजीज़ के प्रोग्रेशन को मिनिमाइज़ कर देती है, उनको बोलते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। आप एनसेड शुरू में क्या करते हो, जैसे इनिशियल डायग्नोसिस आता है तो आप एनसेड को DMARD के साथ मिला के दे देते हो, ठीक है? ओके। बिकॉज़ अगर सिम्पटम्स सीवियर होते हैं तब डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स को 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक लग जाती है काम करते-करते। अब इस ड्यूरेशन में जो पेशेंट को पेन होना है, स्वेलिंग होनी है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए एनसेड का यूज़ करते हैं। और DMARD में भी सबसे पहले जो ड्रग यूज़ करते हैं वो है मेथोट्रेक्सेट। जिस तरह टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हम मेटफॉर्मिन यूज़ करते थे, इसी तरह DMARD के अंदर हम मेथोट्रेक्सेट का यूज़ करते हैं। जो दूसरी DMARD होती है वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, और वो रिफ्रैक्टरी केसेस के अंदर कि अगर मेथोट्रेक्सेट से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तब हम दूसरी ड्रग्स की तरफ जाते हैं, वो भी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, क्योंकि इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है? ड्रग्स काम करना छोड़ देती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। तो पहले ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये आपने एंटी मलेरियल और एंटी अमाइबिक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, ये लाइसोसोम को स्टेबलाइज़ करवा देती है। जब ये लाइसोसोम को स्टेबलाइज़ करवा देगी तो लाइसोसोम के ग्रैन्यूल्स रिलीज़ नहीं हो पाएँगे, इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाएगी, टिश्यू का डैमेज नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ ये कीमोटैक्सिस को मिनिमाइज़ कर देती है। मेथोट्रेक्सेट ये लिम्फोसाइट के लिए साइटोटॉक्सिक होती है, और आपको बताया गया मेथोट्रेक्सेट फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। ओके, यानी सिंथेसिस को नहीं, इसकी एक्टिवेशन को, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती है। जो सल्फासालाज़िन होती है, इसमें से सल्फापायरिडिन रिलीज़ होता है। जब सल्फापायरिडिन रिलीज़ होगा तब ये बी सेल के फंक्शन को खराब करना शुरू कर देगा। ओके, जबकि 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड है, वो साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करना शुरू कर देगा, तो उसकी वजह से आपको पेन सप्रेशन और ऊपर से बी सेल की एक्टिविटी भी कम देखने को मिलेगी। वंस अगेन ये काफ़ी बेनिफिशियल ड्रग होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन को मिनिमाइज़ कर देती है, इंटरल्यूकिन्स की प्रोडक्शन को कम कर देती है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। लेफ्लोनामाइड ये करती क्या है, डाइहाइड्रोऑरोटिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो यूएमपी का लेवल कम से कम हो जाएगा। जब यूएमपी का लेवल कम से कम होगा तो राइबोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कम से कम होगी। जो राइबोन्यूक्लियोटाइड से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, उनकी सिंथेसिस भी कम से कम होगी। फाइनली लिम्फोसाइट G1 फेज के अंदर अरेस्ट हो जाएगा, वो आगे प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा। यानी कि जो सारी ड्रग्स होती है ना, ये इम्यूनोसप्रेसिव होती हैं। इसके बाद है ईटनरसेप्ट। जो ईटनरसेप्ट है, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को बाइंड करने के बाद उसको ब्लॉक कर देती है, तो ये एंटी TNF है। इसके अलावा कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी होती है, लाइक इन्फ्लेक्सामाब, एडोलिमुमाब, ग्रोलीमुमाब, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट TNF। एनाकिंड्रा ये इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, जबकि टोफासिटिनिब जिनके आखिर में INAB आता है, तो वो जैक स्टैट पाथवे को इनहिबिट करना शुरू कर देती है, टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट करना शुरू कर देती है। ओके, अब इन सब को यूज़ करने की वजह से चूँकि इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो फिर इनको यूज़ करने की वजह से टीबी का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। टीबी की रीएक्टिवेशन हो सकती है इन सब के अंदर। और इनके क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और सल्फासालाज़िन, इन दोनों की वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी वाले पेशेंट के अंदर हेमोलिसिस हो जाएगा, और क्लोरोक्वीन की वजह से सिंकोनिज़म वगैरह भी हो सकता है। ओके, मेथोट्रेक्सेट की वजह से हेपेटोटॉक्सिटी, हेमाटोटॉक्सिटी आ जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से ACTH सप्रेशन है, कुशिंग सिंड्रोम है, ऑस्टियोपोरोसिस है, GIT डिस्ट्रेस और ग्लोकोमा है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। लुफ्लोनामाइड की वजह से LOP क्या हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिटी हो सकती है। ईटनरसेप्ट की वजह से, इन तीनों की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिकली टोफासिटिनिब की वजह से लिम्फोमा बढ़ जाती है। ओके, वैसे टोफासिटिनिब आपने एंटी कैंसर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, लेकिन इसकी वजह से लिम्फोमा बढ़ जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।